नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और देखिए, धर्म वाली सियासत कब तक? जब नहीं चलती सियासत तो क्या पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? आपस में लोगों को लड़ाकर राजनीति ऐसे चमकाओगे? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इसी सवाल पर करेंगे हम चर्चा, उठाएंगे यही सवाल, क्योंकि एक बार फिर मुंबई में याद आए हनुमान तो दिल्ली में मीट की दुकान वाली सियासत शुरू हो चुकी है। इस बवाल को महाराष्ट्र में विवाद बनाने वाले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, तो दिल्ली में साउथ नगर निगम राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बैन की मांग की है। कहा है अगर बैन नहीं लगाया तो हम भी हनुमान चालीसा में का पाठ करेंगे, लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाएंगे। इधर कर्नाटक के चिकमंगलुरु में लाउड स्पीकर पर बैन के बाद वहां के मंत्री ईश्वरप्पा ने पूरे राज्य में लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने की बात कही है। तो दक्षिण दिल्ली के नगर निगम में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का मुद्दा फिर छेड़ दिया है। और ऐसी सियासत आखिर कब तक? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोचते हैं बताएंगे आपको हमारे संवाददाता राजीव रंजन और इंद्रजीत सिंह कि आखिर मन से अब ये जो नए बयानों के साथ सामने आया है, ये किस बात की कोशिश है। देखिए, दरअसल कहां से विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी ने वहां के अलग अलग शहरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू भी कर दिया है। काउंटर अटैक एक तरीके से जो लगातार देखने को मिल रहा है। ये देखिए, घाटकोपर, चारकोप, कल्याण, वर्ली, बाकायदा ये मनसे के कार्यकर्ता है और हर जगह पर देखिए अब इससे क्या माहौल, जब जरूरत है स्थितियां संभाली जाए, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार की कोशिश, आखिर इस प्रकार की कोशिश क्यों? इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजियां भी खूब तेज हो रही हैं। हम आपको सुनवाते हैं किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पोल्यूशन। आज तक आपकी आवाज कभी नहीं निकली, लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउड स्पीकर बंद कराना है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है। आप जो है, आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। तो ये राजनीति की जा रही है मनसे की तरफ से, आप सुन रहे थे। और इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आपका परिचय करवा दूं, राजीव पांडे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद हैं। डॉक्टर वगीश सारस्वत, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी, शिवसेना लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इसका विश्लेषण राजीव से जानेंगे। और इंद्रजीत सिंह मेरे साथ मौजूद है, मेरे एक और सहयोगी मुंबई से। सीधा पहले इंद्रजीत, मैं पहले आपके पास आना चाह रही हूं। अभी अभी खबर आई थी इंद्रजीत, एक दो दिन पहले खबर आई थी कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और मनसे साथ आ सकते हैं। तो ये बताइए, इस विवाद को इस वक्त हवा देना, क्या ये उसी चुनाव की तैयारी है क्या? जी बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, आपने देखा कि जब ये मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, उसके बाद से जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनसे मिलने गए थे, उससे पहले जो गुड़ी पाड़वा का दिन था, जिस दिन ये मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, उस दिन जो आशीष शेलार हैं, मुंबई के बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो उनसे मिलने गए थे। तो कहीं न कहीं बीजेपी से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं और उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। आपने देखा कि 2009 में जो पार्टी के 13 एमएलए थे और लगातार 2014, 2019 में एक एमएलए रह गए। तो कहीं न कहीं पार्टी का जनाधार लगातार खिसक रहा है और उन्होंने कई ट्रायल की है। जैसे एक तरह से अगर एक बार पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद देखा कि उस चुनाव में उनके पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना स्टैंड बदला और लगातार
जो केंद्र सरकार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, अपने सभाओं में लगातार वो सीडी लगाते थे, प्रधानमंत्री के पुराने भाषण दिखाते थे और इसके बाद हमला करते थे, लेकिन फिर भी जनाधार नहीं बढ़ा। एक एमएलए आया तो कहीं न कहीं अब राज ठाकरे को लगता है कि उनकी पार्टी को रिवाइव करना पड़ेगा। और जिस तरह से देश में परिस्थितियां बदली है, बाइपोलर इलेक्शन ज्यादातर हुआ, आपने देखा कि यूपी में जिस तरह से चुनाव हुआ, जो पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गई उनको फायदा हुआ, जो अकेले लड़ी वो पूरी तरह से साफ हो गई। ऐसा ही आपने देखा पश्चिम बंगाल में हुआ, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि अब उनको किसी के साथ जाने की जरूरत है। और चूंकि 3 पार्टियां पहले से ही साथ में है, तो अब उनको एक बीजेपी का ही साथ दिखता है और बीजेपी को भी उनसे इसलिए फायदा दिखता है क्योंकि बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर कब्जा चाहती है। और बीएमसी में बीजेपी जिस तरह की तैयारियां की है, बीजेपी पे जिस तरह की छाप है मुंबई में, वो ये है कि वो बाहरी लोगों का समर्थन ज्यादा करती है। तो कहीं न कहीं जो मराठी वोटर है, कोर महाराष्ट्रियन वोटर है, वो बीजेपी के साथ उतना कनेक्ट नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी राज ठाकरे से नजदीकी बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन बीजेपी को एक डर है कि कहीं नॉर्थ में इसका नुकसान न हो, इसलिए खुलकर सामने नहीं आती। ये ऐसा लगता है अलग अलग मुद्दों का ट्रायल राज ठाकरे करते रहते हैं। पहले उत्तर भारतीय, उससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। अब ये नया मसला सामने आ गया, वो भी ठीक अगर चुनाव के पहले, तो फिर इसको क्यों न राजनीति से जोड़ा जाए। आप राजीव रंजन को भी देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुप्त अवस्था में, क्योंकि राजीव जा चुकी है मन से कि राजनीति ये किसी से छिपा नहीं है, कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन क्या ये जो विवाद है, सीधा सीधा सवाल ये, क्या ये सियासत की ही देन है राजीव? देखिए आशा, राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। जब चुनाव आता है तब हमारे देश के सियासतदान ऐसी नफरत की बात या तनाव की बात शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली मुंबई के बीएमसी का चुनाव होना है और लंबे समय से वहां शिवसेना काबिज है। एमएनएस का जो जनाधार है वो विधानसभा चुनाव में बहुत हाशिए पर चला गया। दिल्ली एमसीडी में को भी एक कर दिया गया और इसी साल 2022 में बीएमसी और दिल्ली के एमसीडी दोनों के इलेक्शन होने, तो अब ये सब चीजें और आगे जाएंगी। डिवाइड एंड रूल ऐसे ही नहीं किया जा सकता, कहा जाता है, ये बहुत साल से कहा जाता है, पूरी दुनिया में कहा जाता है, जब तक आप बांटते नहीं है तब तक आप शासन कर नहीं पाते, सत्ता तब तक आपको मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप राज ठाकरे को देखें, 2006 में जब राज ठाकरे अलग हुए थे शिवसेना से, उनकी एक इमेज कट्टर हिंदुत्व और बाल ठाकरे की उनमें छवि देखी जा रही थी। तो उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और क्षेत्रवाद की राजनीति की। 2009 के जो विधानसभा चुनाव पहली बार हुए उसमें उनका फायदा हुआ, उनको 13 सीटें मिली और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को नुकसान हुआ, एनसीपी कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन 2014 तक उनकी ये आक्रामक क्षेत्रीयतावाद की राजनीति नहीं चली और विधानसभा में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खूब वकालत की और आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में बहुत पुरजोर मुखालफत राज ठाकरे ने की। और इसके बाद अब स्थितियां ये आ गई हैं कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल एक साथ आ गए हैं तो राज ठाकरे को लगता है कि कट्टर हिंदुत्व की एक स्पेस खाली है और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए ये अब दाव ठीक रहेगा। क्षेत्रवाद का कार्ड उनके लिए बहुत काम नहीं आया। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अपनी एक, उनके पास विधायक भले एक है लेकिन उनकी अपनी एक ताकत है, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनका अपना एक ग्लैमर है, अपना उनकी एक पार्टी का कार्डर है, ये सब चीजें हैं। अगर आप मुंबई जाएं तो आपको एक विधायक के बावजूद राज ठाकरे की ताकत का अंदाजा लग जाता है। आप मुंबई में आप साइन बोर्ड्स देखिए, दुकानों के राज ठाकरे ने पूरे बदलवा दिए। उनकी पार्टी इस तरह का काम करती रही है। लेकिन राजनीति में आप तभी रहते हैं जब आप सदनों में पहुंचे, आपके विधायक पहुंचे, आपके एमपी पहुंचे, उसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है। मुझे लगता है कि राज ठाकरे की पूरी कोशिश ये है कि उग्र कट्टर हिंदुत्व का जो स्पेस खाली है, शिवसेना उधर चली गई चूंकि उसने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है, तो वो जो स्पेस खाली है उसके साथ आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें या बीजेपी की तरफ जाए। बीजेपी को भी एक स्थानीय मराठी पार्टी की जरूरत है गठबंधन करने के लिए और उसके पास भी विकल्प नहीं है। यही 5 प्लेयर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर 2-3 छोटी पार्टियों को और छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर दोनों गठबंधन में
हैं, तो यही एक पार्टी एमएनएस है जो अभी किसी गठबंधन में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक साथी सहयोगी की तलाश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनाव से पहले ये चुनाव के लिए सारी गुटबंदी हो रही है, चुनाव खत्म हो जाता है, सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाती हैं। बहुत स्पष्ट विश्लेषण राजीव आपका, बने रहिएगा। अब मैं खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर वागीश सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मन से सही है, इसीलिए मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ। डॉक्टर वागीश, एक बात बताइए, क्या मन से कंफ्यूज है क्या महाराष्ट्र नव निर्माण सेना? हमें किस लाइन पर आगे बढ़नी है, मुद्दा हमारा क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, इसको लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या आप कंफ्यूज हैं? मुझे तो याद नहीं आता इससे पहले कि हमने किसी भी अच्छे काम के लिए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को जाना हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया, किसी हिंदू मुस्लिम को मिलाने का काम किया हो। मुझे जब भी याद आता है, मनसे का जिक्र आता है, तो एक छवि आती है मारपीट, तोड़ फोड़, इसी प्रकार के मुद्दे। अब ये नया विवाद आप लेकर के आ गए, कंफ्यूजन है, क्या है ये? नहीं, कंफ्यूजन आप लोगों को समझने में हो रहा है। मीडिया ने हमेशा राज ठाकरे जी के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। राज ठाकरे जी की स्पष्ट नीति शुरू से रही है, उनके विचारों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा, उन्होंने जब ये शुरुआत में नारा दिया था तो इसका सीधा अर्थ था कि हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी हम योजनाएं बनाएंगे, वो सब हमें महाराष्ट्र को ध्यान में रख के करनी है। महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि है। अब जहां तक ये लाउड स्पीकर की बात है, इसको आप कंफ्यूजिंग होकर के समझने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जो फैसला है ये कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है। आप लाउड स्पीकर को लेकर के गलत तरह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन अजान सुबह 5 बजे होती है। तो ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सारस्वत जी, लेकिन ये बताइए, निवेदन किया अगर ये हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, मैं सीधा सीधा कोट करती हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराए। आप सही कह रहे हैं सारस्वत जी, अगर ये हो रहा है तो फिर सीधा सवाल तो ये ना, तो फिर आप ठेकेदार थोड़ी बन जाएंगे। आप जाकर के मस्जिदों के सामने क्या हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाना शुरू कर देंगे? उससे क्या माहौल सुधरेगा या माहौल बिगड़ेगा? आपको शिकायत है, अगर ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार नहीं है, तो आप कंप्लेन कीजिएगा ना, या आप कानून चलाने लग जाएंगे, अपना कानून चलाने लग जाएंगे। माहौल बिगाड़ने के लिए हमने कोई काम नहीं किया है। हम देखिए हम जो कह रहे हैं, हमने सबसे पहले कहा कि हमने राज्य सरकार से, महाराष्ट्र की जो 3 पहिए पे चलने वाली सरकार है, उससे निवेदन किया, लेकिन वो सरकार इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहती है। अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाना है तो आप खुद बताइए हमें क्या करना चाहिए। वहां अगर हमको ये रास्ता समझ में आ रहा है कि अगर आपके लाउड स्पीकर से, आपके भोंगे से हमारे विद्यार्थियों को डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, तो हम आपको बताएंगे कि डिस्टर्बेंस क्या होता है। अगर आप ज्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे, आप जो ऊंची आवाज में अजान, हमको आपकी प्रार्थना से कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बहुत सुकून से करिए ना, लेकिन आप शोर मचा के, ठीक है किशोर तिवारी, ये नौबत तो आप लाने दे रहे हैं, अजान पहुंचा के आप चाह रहे हैं, आप कदम नहीं उठा रहे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आप जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा? वो तो सड़क पर खड़ा होगा। देखो हमारे मित्र जो है इंद्रजीत और राजू ने ये बात समझा दी है कि ये अपनी जमीन तलाश करने के लिए अब बीजेपी की सी टीम बने हैं, और बीजेपी की बी टीम जो है ओवैसी, वो कहते हैं कि राज ठाकरे सही कह रहे हैं। मुझे पहली बार ही समझ में आ रहा है, और राजू पांडे भी राज ठाकरे को खुल के समर्थन करेंगे अभी। देखो तो सही, और क्या है, ये राजनीति है, अब वो भोंगे लगाएंगे तो हम लगाएंगे, लेकिन मैं देखिए टीम बना के खेलना, टीम बना के खेलना शिवसेना को आ गया है। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ टीम बनाई है, शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ टीम बनाई है, शिवसेना टीम बना रही, ए टीम बी टीम, ये शिवसेना के खेल हो सकते हैं, हमारे खेल नहीं है। हमने अभी तक किसी से गठबंधन नहीं किया है, हम किसी के गले में लटके नहीं है। सारस्वत जी आपसे सीख रहे हैं, आपने भी तो टीम बनाई, आपने तो दो के साथ टीम बनाई, ठीक है, सीख रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपकी जगह लेने की कोशिश है क्या? नहीं, एक बात है, शिवसेना की कोई बंबई में जगह नहीं ले सकता। राज ठाकरे 2006 से ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें जो
बीजेपी की सी टीम। अरे किशोर तिवारी, पहले मुंबई बोलना बंद कीजिए, ये मुंबई है, आप शिवसेना, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुंबई का इस्तेमाल बम्बई करके कर रहे हैं। आप कैसे शिवसैनिक हैं? आप कम से कम मुंबई का सही शब्द तो इस्तेमाल कीजिए। ये मुंबई कब से करने लगे आप? बाला साहब ठाकरे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, बम्बई को मुंबई किया, और आपके मुंह से मुंबई निकल रहा है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए शिवसेना में होने पे। आप अगर इस तरह से मुंबई को बम्बई बोलेंगे तो बाकी लोगों का क्या असर होगा, बाकी लोगों का व्यवहार क्या होगा? आपकी तरफ से ही गलत हो रहा है। मेरी बात करने को ये है ना, ये तिलमिला गए। राजू और इंद्रजीत ने जब इनकी जंतरी खोल दी तो ये तिलमिला गए। नहीं ठीक है, एक बात करता हूं किशोर जी, लेकिन सवाल आपसे खत्म नहीं होता। हिंदुत्व की राह पर आप भी चले, उसे हिंदुत्व की लाइन इन्होंने भी पकड़ ली है, लेकिन बड़ी बात यह है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप इसी प्रकार ऐसे किसी उपद्रव को ना होने दें। आज अगर जगह जगह जाकर मनसे के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं वहां पर लाउड स्पीकर लेकर के मस्जिदों के आगे, उससे अराजकता फैलेगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नहीं होना चाहिए, हर आदमी को साउंड स्लीप लेने का अधिकार जो है मूल अधिकारों में शामिल है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका पालन हो, कोई इससे परेशान ना हो। देखो 10 से 6 बजे तक का कानून, ये बीजेपी के वक्त मेरा एक सवाल है कि अवैध तौर पे मस्जिदों में अजान होती है। मुझे एक उदाहरण बताइए कि अवैध रूप से लाउड स्पीकर पे अजान करने पे किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा उनको जवाब देने दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सारस को जवाब देने कर लिया गया, चारकोट में गिरफ्तार कर लिया गया, कल्याण में गिरफ्तार कर। अरे आप हमें तो गिरफ्तार, अगर आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर मुझे दूसरे मेहमान का रुख करना पड़ेगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा ना। आप दोनों बोल रहे हैं एक साथ, एक करके सवालों का जवाब दीजिए, वो बेहतर होगा। मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की क्या? आपने एक भी मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई की क्या? अरे मुझे बोलने दो, मैं बात करूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए जल्दी। देखिए मैं बताता हूँ, लाउड स्पीकर की जो ऑडिबल आप बोलने लायक बच्चे कहाँ हैं? फिर भी बोलिए, आप बोलिए। देखो मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में 1240 मामले लाउड स्पीकर के मामले मस्जिदों के कमेटी पे दर्ज है और मंदिरों पे भी दर्ज है। जो लाउड स्पीकर बिगर परमिशन से ज्यादा लॉडेबल स्पीड पे बोलता है, लगाता है, उस पर कार्रवाई होती है। आपको अब राजनीति याद आई है, ये बीजेपी का एजेंडा चलाना बंद करो और बहुत समस्याएं उनको करो। ठीक है डॉक्टर सारस्वत, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया कि कार्यवाही होती है, हर एक पर होती है। मैं लेकिन अब राजीव जी आपको शामिल करना चाहती हूँ। तो भाई साहब मैं राजीव जी को शामिल करना चाहती हूँ, उसके बाद आप दोनों बोलिएगा। मैं अपने अलग दूसरे मेहमान के पास नहीं जा पाई हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। राजीव जी, आपको सूट करता है, ये आपको सूट करता है सत्ता में आना इसी रास्ते के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं आपके शो में ये जो विषय है ना, नॉइज पोल्यूशन का विषय है। मुंबई जैसे शहर में इस तरीके से आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपके इंद्रजीत जी ने कहा बीजेपी जो तिवारी जी चुप रहिए, तिवारी जी चुप रहिए, आप बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला। तिवारी जी आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आप चुप रहिए, आप सीनियर है मेरे, मुझे पता है। और आप कोई शिवसेना वाले हैं नहीं, आप आरएसएस वाले हैं। आप रुकिए, मुझे पता है आपके बारे में। मेरा क्या कहना है मैं बताता हूँ। आपका शो जब शुरू हुआ तो इंद्रजीत जी ने कहा कि बीजेपी कोई मराठी पार्टी नहीं है, उनको एक मराठी पार्टी चाहिए। अब इनको मुंबई के हमारे 6 विधायक मराठी है, इनको पता नहीं है, ये मुंबई से रिपीट कर रहे हैं। राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि नफरत का चल रहा है। क्या नफरत है इसमें? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट करना नफरत है क्या? राज साहब ठाकरे सही कह रहे हैं, आशीष शेलार जी सही कह रहे हैं, बीजेपी सही कह रही है। मेरा कहना है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का खिलाफत किया है तो कार्रवाई किसको अरेस्ट किया है आपने? और मुंबई में मैं आशा जी बताऊं, मुंबई में क्या करते हैं, तो सारी जो ये जगह है ये इलीगल तरीके से ऑक्युपाइड प्लेस पर है। इलीगल मस्जिद, इलीगल लाउड स्पीकर। और क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इंद्रजीत जी को बताना चाहिए। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, एक ही एरिया में 5 मस्जिद है। एक शुरू करेगा 5:01 पे, दूसरा शुरू करेगा 5:06 पे, तीसरा शुरू करेगा 5 मिनट के। ये क्या है? आप जाकर के रिपोर्टिंग करिए आशा जी, वहां से इंद्रजीत जी को भेजिए। राजीव जी, आप सत्ता में थे पिछले 5 साल, सत्ता में आप ही थे, आपने क्या बंद करवा दिया क्या? मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं इस पर। क्या हुआ, जब समय बदलता है, नॉइज पोल्यूशन का
नॉइज पोल्यूशन का लेवल इस स्तर पर पहुंच गया कि किशोर तिवारी जी के जो पुलिस आयुक्त हैं पांडे जी, उन्होंने कहा कि ये जो नॉइज पोल्यूशन का विषय है, तब जाकर के मन से और बीजेपी ने, पहले बीजेपी ने उठाया, फिर राज साहब ठाकरे ने उठाया। मेरा कहना है ये कोई नफरत का इशू नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का इशू है, ये मुंबई के हेल्थ का इशू है। ठीक है, राजीव भी इसमें पॉइंट रखना चाह रहे हैं। मैं राजीव को करूं, ठीक है, आपने उनको भी कोट किया ना, उनको भी सुन लीजिए जल्दी से। राजीव जी को बोलिए कि मुंबई में ये कोई नफरत वफरत नहीं है। और इंद्रजीत जी हमें बता रहे हैं कि हम मराठी पार्टी नहीं है। हमारे सीएम कौन थे भाई? हमारे ये क्या बात कर रहे हैं? कह रहे मराठी पार्टी से जोड़ रहे हैं हमारे। मैं जल्दी कमेंट ले रही हूँ, ठीक है, आपके भी सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। राजीव जल्दी चैनल पर बैठ करके दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। राजीव, हाँ राजीव बोलिए। आशा, हमारे पैनल में 4 पार्टियों के प्रवक्ता या नेता, हमारे पैनल में 4 पार्टियों के नेता या प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत का एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, ये सब महाराष्ट्र में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की शपथ और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार ने भोर में कितने बजे ली? उस वक्त मैं वहां मुंबई में था। और भारत की राजनीति में शायद इतने अल सुबह किसी मुख्यमंत्री ने शायद शपथ ली हो और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो, और वो सरकार कितने दिन चली? भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। दूसरी बात, पूरी जिंदगी बाल ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, और बाल ठाकरे कभी बातचीत में कहा करते थे कि वो अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्हीं के पुत्र मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंच पर साझा रैलियां करने के बावजूद, चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बावजूद, चुनाव के नतीजे जब आए, जब शिवसेना को लगा कि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से जाकर के समझौता कर लिया। शिवसेना, इस तरह की सत्ता के लिए शिवसेना ने किया। जहां तक एमएनएस की बात है, यही राज ठाकरे, मैं मुंबई में उन दिनों था, यही राज ठाकरे आज के 2 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की क्लिपिंग चला करके उनका मजाक उड़ाया करते थे। आप यूट्यूब पे और हर जगह आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी विज्ञापन गलत फैक्ट पर है, यह भी वो दिखाया करते थे अपनी रैलियों में। आज राज ठाकरे वही बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा अपने को महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने जो हमेशा अपने को सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा मसीहा बताते रहे, उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा जब वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराने के लिए आगे आए। तो ये चारों पार्टियों का सच है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2022 के बीएमसी चुनाव में कौन कितनी ज्यादा सीटें पाता है, कौन बीएमसी पर कब्जा करता है, इसकी लड़ाई है। ये सियासत का सच है राजीव, और यही तो मैंने कहा कि मन से कंफ्यूज है। कार्ड खेलेंगी, चुनाव के नतीजे डॉक्टर सारस्वत, इसलिए मैं कह रही हूँ आप कंफ्यूज हैं। ये सच है। आप तमाम सियासी पार्टियों का जो इस वक्त आईना राजीव ने दिखाया है, डॉक्टर सारस्वत, आपको पता नहीं है कि क्या करना है। आप नए नए मुद्दे खोजते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दे समाज में जहर घोलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। राजीव जी वरिष्ठ पत्रकार जरूर हैं। कांग्रेस के साथ ही शिवसेना। डॉक्टर सारस्वत रुक जाइए राजीव, इसके बाद बोलिएगा। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि उनका हर विश्लेषण 100% सही हो। उनका अरे जो है वही तो बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। जहां तक देखिए, अभी सुनिए अल्पज्ञता किस तरह से आती है। अब उन्होंने भोर में शपथ लेने की बातों कह दी। इस देश का पहला प्रधानमंत्री जब बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कितने बजे शपथ ली थी? उन्होंने रात को 12 बजे शपथ ली थी। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे शपथ ली थी। शपथ कितने बजे ली जाती है, उसका क्या अर्थ होता है, इससे राजनीति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
जब जैसी परिस्थितियां होती हैं अच्छा, मैं बात राजनीति करूंगा। में तब वैसे मैं निर्णय करने किशोर जी पड़ते आ रही हूँ। हैं और हमेशा राजनीति एक ही ढर्रे पर नहीं लेकिन आप चलती कंफ्यूज है ना, आप मानेंगे, आप मुद्दे तलाशते रहते हैं। ऐसे मुद्दे जो हमारे समाज में जहर घोल दें, अपनी चीजों लेकिन आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको अपनी सियासत चमकानी है। यही है ना डॉक्टर सारस्वत, हमें ये नजर आ रहा है ना, तो फिर मैं और क्या शब्द इस्तेमाल करूं? नहीं है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। एक ही ढर्रे पर कोई नहीं चल सकता है, उसको अपने आप को अपडेट करते रहना। आप एक मोबाइल लेते ये अपडेशन है कि आप एक चुनाव में मोदी की खूब वकालत करते हैं, फिर ये अपडेशन है कि आप एक चुनाव में घोर मोदी विरोधी हो जाते हैं। ये अपडेशन है, नई चीजों के साथ उनकी नीतियां आपके लिए अचानक बदल जाती है। अपने आप को अपडेट कर रही है, अगर मन से अपने आप को अपडेट कर रही है तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, शिवसेना को मिर्ची क्यों लग रही है? बाकी जो इस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, हमें अपडेट होते हुए देख के उनको खुशी होनी चाहिए। मैं तुरंत आ रही हूँ, राजीव रुक जाइए, किशोर जी से कमेंट ले लो, फिर उसके बाद ये अपडेशन है। किशोर जी देखो, मैं राजू से बात करूंगा क्योंकि वर्गीस जी तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो चलो राजू जी, मैं एक बात बोलता हूं कि हम कांग्रेस के साथ गए, राष्ट्रवादी के साथ गए, अब ये जनता तय करेगी कि हमने बराबर किया या नहीं किया। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये राजू पांडे जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की राष्ट्रीय नीति है, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में सुबह की नमाज पे लाउडस्पीकर पे अजान बंद कर दे, या कर्नाटक में बंद कर दे, या गुजरात में बंद कर दे, तो मैं बताता हूं कि हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन केवल महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव के लिए अजान लाउडस्पीकर पे की जाती, उस पर राजनीति होती है और माहौल खराब होता है। तो ये राजू पांडे, आपने ये बीजेपी का एजेंडा एमएनएस आप ये खुलकर बोल सकते हैं? एक सेकंड किशोर जी, क्या आप ये खुलकर बोल सकते हैं जो कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा? उन्होंने कहा अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ गलत, ये भी कहा। उन्होंने कहा ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, धीमी आवाज वाले स्पीकर का इस्तेमाल करें, ये वो कह रहे हैं। वो खुलकर आप बोल सकते हैं कि कर्नाटक के मंत्री अगर ईश्वरप्पा ये कह रहे हैं कि छात्रों मरीजों के लिए मुस्लिम समुदाय ध्यान दे, तो आप कहेंगे कि ध्यान दे, ये गलत हो रहा है अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजता है और किसी को परेशानी होती है तो? अच्छा जी, हमारे संजय जो सीपी साहब ने ये लेटर इशू किया, तब मौलाना ने बोला कि हम 7 डीबी के ऊपर नहीं जाएंगे, और हमारे राज्य में पहले ही कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब ये राजनीति अभी चालू हुई है। मैं अभी भी बोलता हूँ, सुबह के अजान पर अगर लाउडस्पीकर पे अजान न की जाए तो अच्छा है, रस्तों पे नमाज न पढ़ी जाए तो अच्छा है। मैं आपके चैनल बहुत बढ़िया हूँ कि शिवसेना अपने स्टैंड से हटी नहीं है। हमारी सरकार कानून से बंधी हुई है, कानून में जो है उसका फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी की राष्ट्रीय नीति है कि जो राज ठाकरे कह रहे हैं, ये राजू पांडे आज बता दे। ठीक है राजीव, मैं बताता हूँ। ठीक है, अरे बताता हूँ, पहले 2 बातें हैं। ये बीजेपी की राष्ट्रीय नीति, किशोर जी आपको 25 साल तक याद नहीं रही, अब पिछले 2 साल से आपको बीजेपी की राष्ट्रीय नीति याद आ रही है। जब आप कदम से कदम मिला के बीजेपी के साथ बैठते थे, कंधे से कंधा मिला के चलते थे, तब आपको बीजेपी की नीति समझ में नहीं आती थी। अचानक से आपका मुख्यमंत्री बदल गया है, आपकी बीजेपी से दोस्ती टूट गई है, तो आप बीजेपी को गरिया रहे हैं, आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं, और उसी अजीत पवार को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, जो सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस राजीव पांडे को बात रखने दीजिए। फिर आपने बदलाव क्या किया? उसी एनसीपी के साथ तो आप रुक जाइए, आप सब एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। राजीव पांडे को बोलने दीजिए, आप 2 बोल चुके हैं। डॉक्टर सारस्वत रुक जाइए। पहले मैं एक बात बताऊं, तिवारी जी एक मिनट चुप रहिए, तिवारी जी एक मिनट, देखिए मैं 2 बातें बताता हूँ। शिवसेना ना अभी आपके राजीव रंजन जी ने कहा कि शिवसेना कांग्रेस के साथ पहली बार, शिवसेना पहले भी गई है कांग्रेस के साथ, और इमरजेंसी में शिवसेना और कांग्रेस एक ही साथ। और आज जो तिवारी जी योगी सरस्वत जी पे जो बात कर रहे हैं, मेरा कहना है पहले आपने, अरे सुनिए, आपने इमरजेंसी का समर्थन किया था, आपको नहीं पता है हिस्ट्री, मैं बता रहा हूं ना, आप इमरजेंसी के समर्थक थे। सुनिए, बीच में क्यों बोल रहे तिवारी जी? कोई बात नहीं जा रही है जनता तक, मेरी बात सुनिए। जो पब्लिक, मेरा कहना है कि आज जो मन से कह रही है उसको आप केवल मेंटल हेल्थ, नॉइज पॉल्यूशन पर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या मुंबई छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके इलीगल मॉस्क मेरे गांव में नहीं है, नहीं बनाने देते हैं लोग। ये मुंबई में राजनीति करके बीएमसी की सरकार है, कितने इलीगल मॉस्क है बताएं? ये बताएं ना कि रेलवे लैंड पर अभी खाली करना शुरू किया कि उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। ये आप क्यों नहीं बताते राजीव जी? आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया, ये पहले ये आपको बताइए।
आपके पास तो पूरा मौका था, यहाँ तो ये फंसे हुए हैं तीन के बीच में, दो के बीच में फंसे हुए, अकेले निर्णय नहीं ले सकते। आपके पास तो पूरा समर्थन था। मैं बता रहा हूँ ना, आशा जी इंद्रजीत जी को बोलिए कि जाकर के रेलवे लाइन पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, रेलवे लाइन पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं, वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं किशोर जी कि सरकार चलाना पड़ता है। किशोर जी आप चुप रहिए ना यार, कितना सीनियर आदमी हो। अरे तिवारी जी आप अपने पक्ष में बोलिए ना, मैं अगर बोलने लगूंगा आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आप जानते हैं कि मेरे सामने कोई बोल नहीं पाता। मैं आपको तमीज से डिबेट कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए तिवारी जी प्लीज। मेरा कहना है कि रेलवे लैंड पर कार्रवाई हो गई है शुरू, और मैं एक बात बताता हूँ कि बीएमसी में जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, अकेले या हमारा मेयर होगा जो मुंबई के लिए काम करेगा, जितने भी इलीगल जगह है उनको खाली कराया जाएगा। अरे आपकी सरकार थी सर, खाली कराएंगे। आपकी तो सरकार थी। बीएमसी आप समझ नहीं रहे ना, आपको मुंबई में बीएमसी के पास है ये पावर इलीगल। आप मुंबई में शिवसेना है, वो बताए कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला। बाला साहब ठाकरे के टाइम से विषय चल रहा है। कितने लोग इलीगल जमीन पे रहते हैं मुंबई में। राजीव जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे तथ्य रखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्यों आपके कार्यकाल पर बात नहीं होती? आपके इनकी ये तो मजबूर है ना, फंसे हुए। सरकार नहीं है, आप सुन नहीं रहे आशा जी, बीएमसी में शिवसेना बैठी हुई है। हाँ अरे आपकी सरकार थी ना, आपने क्या ऐसा दबाव बना दिया बीएमसी पर? मेरा ये कहना है आप कब सड़क पर उतर आए अपनी सरकार के दौरान? होंगे जब आप देखेंगे तो उसके बाद क्या आपने आज देखा नहीं, आप न्यूज नहीं देखते हैं किस तरीके से धामी जी का जो है ना इलीगल जगहों पर कैसे बुलडोजर चल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है, अच्छा। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। ऐसे ही मुंबई में बुलडोजर चलेगा, इलीगल लोग घर से बाहर जाए, इलीगल जमीन खुद खाली कर दे। नहीं तो बीएमसी में अगर हमारी सरकार बदली तो मैं बता रहा हूँ मुंबई क्लीन होगा, और जो लीगली है कोई दिक्कत नहीं है, जो इलीगल है उनको सोचना पड़ेगा। ये शिवसेना को करना चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, और ये चलेगा किसके साथ? ये चलेगा नवाब मलिक के साथ। मेरा कहना है कि आयुक्त जो आज जो आयुक्त हैं वो तो इन्होंने बनाया है पांडे जी को। पांडे जी जो कह रहे हैं वो काम करे, पहले इन्होंने परमवीर को बनाया, ये अपने ही लोगों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आपने बहुत बार इंद्रजीत का जिक्र किया, इसलिए मैं एक बार इंद्रजीत के पास जाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी लगातार मौजूद भी हमारे साथ। इंद्रजीत, ये जो तमाम आरोप मन से ये जो बीजेपी कह रही है, अभी राजीव जी यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, डॉक्टर सारस्वत बैठे हुए हैं, बीजेपी ने इन मसलों को लेकर के अपने कार्यकाल में क्या किया था? कितनी तटस्थ थी कि इससे आम लोगों को दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, जो राजीव जी कह रहे हैं वो पहले भी कर सकते थे। राजीव जी 25 साल से अगर बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है तो 20 साल बीजेपी का समर्थन रहा और 20 साल उनका डेप्यूटी मेयर रहा है, यानी कि सत्ता में भागीदारी रही है, तब उन्होंने क्या एक्शन लिया। दूसरी बात, राजीव जी जो लगातार कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि बीजेपी मुंबई में बीजेपी का कोई ज्यादा दम नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा था। बीजेपी के यहाँ पे विधायक हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन जो कट्टर जो वोटर होता है, महाराष्ट्रियन कट्टर वोटर होता है, जो कि मराठी मानुस के नाम पर यहाँ पर आता है, वो शिवसेना और एमएनएस के बीच में है, और यही कारण है कि बीजेपी एमएनएस की तरफ जो नजदीकियां बढ़ा रही है। आप देखिए कि बोलिए इंद्रजीत, बात पूरी कीजिए जल्दी से। नहीं, मराठी भाषा को लेकर कुछ लोग कट्टर हैं। आप देखिए, अरे सर, उस शब्द से आपको आपत्ति है जो शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ है, भवन बना रही है, इसके अलावा मराठी साइन बोर्ड की बात है, मराठी साथ जुड़ा रहता है, तो इस तरह से वर्ग तैयार हुआ है। आरोप लगाता है और मेरे सहयोगी ने इस्तेमाल कर दिया तो आपको आपत्ति हो गई। ये कट्टरता नहीं तो क्या है? ये कट्टरता नहीं तो क्या है? आप मनसे का समर्थन कर रहे हैं इस बात पर कि ठीक है, अगर कहीं लाउड स्पीकर बजता है तो आप जाइए, खड़े हो जाइए मस्जिद के आगे, वहाँ लाउड स्पीकर बजाइए तेज तेज आवाज में। ये कट्टरता नहीं तो क्या है? आप अराजकता को बढ़ावा नहीं दे रहे तो क्या दे रहे? आशा जी, ये मेंटल हेल्थ का विषय है, ये बीजेपी ने पहले उठाया और राज साहब ठाकरे ने भी उठाया है। क्या प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ से? आशा जी, आपके घर बगल में सुबह 5 बजे लगा दूंगा। हाँ, होगी आपत्ति, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगले दिन स्टूडियो नहीं आ पाइएगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये तरीका है क्या? डॉक्टर सारस्वत, ये तरीका नहीं है, आपको समझना होगा। क्या ये मन से समझती है कि इससे कितनी अराजकता फैलती है, कितना वहमनस्क फैलता है, ये आप समझते हैं डॉक्टर सारस्वत? देखिए, हर किसी को विनम्रता समझ में नहीं आती है। जिसको जो भाषा समझ में आए उसको वो समझाना चाहिए। जो ये आपने कैसे तय किया कि उनको वही भाषा समझ आती है? मुझे जरा ये पैमाना बता दीजिए। आप कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, यही तो समझ में आता है ना। जब तक हनुमान चालीसा नहीं शुरू हुआ था तब तक ये कहां समझ में आ रहा था।
आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं, आज यहाँ पे अजान नहीं हुई है, आज यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं बजा है, आज यहाँ पे भौंका नहीं बजा है, आज मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। इससे पहले मुझे रोज तकलीफ होती थी, सुबह 5 बजे से लेके रात तक मैं तकलीफ झेलता था। तो ये परिवर्तन सिर्फ मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा है, पूरे मुंबई में हो रहा है। धीरे धीरे चूंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे इलाके में भी हुआ है। राजनीतिक लोग भी बात कर रहे हैं, प्रशासन भी बात कर रहा है, और अब जो अवैध रूप से मस्जिदों पे भोंगे बज रहे थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। यही भाषा तो समझ में आ रही है। ठीक है, इस भाषा से समझ आई। तो किशोर जी, फिर जब कानून व्यवस्था का मतलब ही नहीं है, फिर सरकार का क्या मतलब रह जाता है? जब इसी तरीके से चीजें हल होती हैं तो फिर आपके सरकार में सत्ता में रहने का क्या मतलब रह जाता है? नहीं, ये देखो, सरकार है, हम हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सत्ता में काम कर रहे हैं और जनता ही तय करेगी कि शिवसेना का जाना कितना करोड़ किसको लूटना है, ये बताइए। देखो, ये बीच में बोले एक बहुत गंभीर बात अभी डॉक्टर सारस्वत ने कही, आपने सुना हो किशोर जी, तो सीधा सीधा इस पर पॉइंटेड जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं जब हमने हनुमान चालीसा इस तरीके से जाकर के बजाया तेज आवाज में, आज अजान नहीं बजी तेज आवाज में, आज शांति थी मेरे यहाँ, उस बात का समर्थन राजीव पांडे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं है सरकार में, यानी कि कानून व्यवस्था चलाना नहीं जानती है सरकार। नहीं, ये बीजेपी और बीजेपी की सी पार्टी, ये दोनों का एजेंडा है हिंदू मुसलमान के दंगे कराना। और आशा झा, आपने बहुत अच्छा विषय लिया और इनकी इंद्रजीत और राजू ने पूरी कलाई खोल दी। मैं कहता हूं मेरी सरकार ऑडियोबल लिमिट से ज्यादा कहीं अलाउ नहीं करेगी। पहले इलीगल मॉस्क आइडेंटिफाई करिए मुंबई में। तिवारी जी, आपको सजेशन देता हूँ, सरकार कैसे चलाना होता है। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए। मेरे पास उतना वक्त नहीं, आप सजेशन दीजिएगा, आप उनसे मुलाकात करिएगा, सजेशन देते रहेगा। वो जवाब दे रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लेने जा रहे हैं किशोर जी, कानून की बात है, क्या लिमिट है, कहाँ शिकायत की जा सकती है, जल्दी से बताइए। अरे भाई, ये मेरे पास ही शिकायत कर दे, हम वहाँ पे कार्रवाई कर लेंगे। हमने 1000 मस्जिदों पे कार्रवाई की है, मंदिरों पे भी की है, और ये बिगर परमिशन के हनुमान चालीसा चलाएंगे तो डॉक्टर वर्गीस को भी हम जमा कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर सारस्वत, निवेदन हाथ जोड़ के, ये जो हो रहा है सड़कों पर उतर करके ये अराजकता फैलाता है, ये भेदभाव फैलाता है, ये घृणा फैलाता है, कृपया ये मत करिए, सियासत के लिए मत करिए। वो कह रहे हैं शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। एक लिमिटेड आवाज तक ही लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत है। जल्दी से 10 सेकेंड आपके चैनल से आप आह्वान करिए कि इलीगल मॉस्क बंद करो और उस पर भोंगा तो बिल्कुल मत बजाओ, और 10 से 6 बजे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भरोसा दिला रहे किशोर जी, और उसके बाद फिर आएंगे अगर ये नहीं होता है तो। लेकिन नफरत नहीं फैलनी चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ ये है। धर्म, आस्था हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, इससे दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर परेशानी होती है तो उसका हल ढूंढने का तरीका नफरत भरा कतई नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत आपका भी, राजीव भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।